Hello students, I am your Chandni Miss and today I will teach you Civics Chapter 1 Understanding Diversity. So let's start. So before starting the chapter, we'll know some learning goals. तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेंगे कि इस चैप्टर में हम किस किस विषयों पे बात करेंगे, किस किस चीज़ों पे फोकस करेंगे। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे डाइवर्सिटी के बारे में, बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिटी के बारे में, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफिकल रीजन्स ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन इंडिया एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। सो डाइवर्सिटी का हिंदी मतलब होता है विविधता। अब हम जानेंगे कि हम इस चैप्टर में किस किस विषयों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले everyone on this earth differs from each other in terms of appearance, behavior, culture, region and so on। इसका मतलब ये है कि हमारे अर्थ में हम सभी लोग एक दूसरे से अलग है, विभिन्न है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। हम बिहेवियर ले सकते हैं, कल्चर ले सकते हैं, रीजन ले सकते हैं और इस तरीके से हम और भी सारी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट, इंडिया कैन बी कंसिडर्ड एज अ कंट्री ऑफ वास्ट डाइवर्सिटी। हमारा जो कंट्री है भारत, इंडिया, वो डाइवर्सिटी के नाम पे बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारे कंट्री में हम अलग अलग रीजन्स, अलग अलग कल्चर्स और अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग फूड को देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी मीन्स टू कम्प्रीहेंड दैट ईच इंडिविजुअल इज़ यूनिक। यानी कि डाइवर्सिटी का मेन डेफिनेशन जो है वो ये है कि डाइवर्सिटी जो है वो एक दूसरे से अलग होना होता है। जब कोई एक इंडिविजुअल अलग होता है एक दूसरे से, उसी को हम डाइवर्सिटी कहते हैं। और वो अलग किसी भी वे में हो सकते हैं, चाहे वो फूड हो या उनकी क्लोथिंग हो या उनका रिलीजन हो या उनका बिहेवियर हो। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। It also means to recognize our individual difference along the dimension of race, ethnicity, gender, economic status, etc. तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि अलगाव किसी भी चीज़ में हो सकता है, चाहे वो जाति के नाम पे हो, जेंडर के नाम पे हो, इकोनॉमिक स्टेटस के नाम पे हो, रिच और पुअर के नाम पे हो। तो इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी, हाउ डाइवर्स आवर कंट्री इज़। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है और हमारा जो कंट्री है इंडिया, वो किस तरीके से डाइवर्स है, किस तरीके से विविध है। तो हम शुरू करते हैं। वी विल लर्न हाउ यूनिटी इन द डाइवर्सिटी ऑफ दिस नेशन एंड हाउ डाइवर्सिटी एनरिचेस आवर लाइफ। हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से यूनिटी जो है वो डाइवर्सिटी को और अच्छा निखारता है और किस तरीके से डाइवर्सिटी जो है वो हमारे लाइफ को एनरिच करता है, हमारे लाइफ को खुशहाल बनाता है। तो हमारा पहला टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिटी के साथ। तो डाइवर्सिटी एज वी नो मीन्स डिफरेंस अमॉन्ग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, ईटिंग हैबिट्स एक्सेट्रा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग होना, जब विभिन्न होना, जब हम किसी भी जैसे मान लीजिए रिलीजन के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे, ईटिंग हैबिट्स के नाम पे जब हम एक दूसरे से अलग होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के तरीके से बताऊंगी कि मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो कोई एक अलग रिलीजन से आता है और मान लीजिए उसका रिलीजन अलग है, वो हिंदू है और दूसरा जो पर्सन है वो मुस्लिम है। तो दोनों के खाना पीना, दोनों की वेशभूषा, दोनों के बोलचाल में आपको काफ़ी सारे अलग चीज़ें देखने को मिल जाएंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आज हम अपने सेकंड टॉपिक में जाते हैं। जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिटी। यानी कि डाइवर्सिटी जो है वो हमें किस तरीके से बेनिफिट करता है, किस तरीके से हमारे लाइफ को सुधारता है। तो जैसा कि हम जानते हैं डाइवर्सिटी जो है वो हमारे लाइफ को एनरिच करता है, जो कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि हमारे लाइफ को खुशहाल बनाता है। हम कैसे खुशहाल बनाता है हमारे लाइफ को,
डाइवर्सिटी से हम समझ पाते हैं, अलग अलग चीज़ों को अपना पाते हैं, दूसरे रिलीजन को, दूसरे चीज़ों को रिस्पेक्ट कर पाते हैं, उनको अंडरस्टैंड कर पाते हैं, उनके कल्चर को समझ पाते हैं, जो कि हमारे लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें इससे अलग अलग चीज़ों, अलग अलग लोगों के बारे में, अलग अलग तरीक़ों के बारे में पता चलता है। इस वजह से डाइवर्सिटी जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हम लर्न करते हैं, हम उनके बारे में जानते हैं, हम अपने देश के अलग अलग कल्चर्स के बारे में समझ पाते हैं, उसको रिस्पेक्ट कर पाते हैं, जिसके लिए डाइवर्सिटी का होना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम अपना थर्ड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है रीजंस ऑफ डाइवर्सिटी। तो बेसिकली डाइवर्सिटी जो है वो मेनली दो रीजंस के वजह से होते हैं। पहला होता है जोग्राफिकल रीज़न, दूसरा होता है हिस्टोरिकल रीज़न, जिसको हम फैक्टर्स भी बोलते हैं। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो फैक्टर्स होते हैं डाइवर्सिटी के, डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला होता है जोग्राफिकल फैक्टर, दूसरा होता है हिस्टोरिकल फैक्टर। तो हम सबसे पहले अपना पहला फैक्टर जानेंगे, जो कि जोग्राफिकल फैक्टर है। तो जैसा कि मैं आपको अब समझा रही हूँ, जोग्राफी जो है वो हमारे कंट्री को या फिर हमारे डाइवर्सिटी को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। वो ज्योग्राफी के ही तहत हम ये जान पाते हैं कि कोई पर्सन किस तरीके से दिखता है, या फिर वो पर्सन क्या खा रहा है, किस तरीके के ड्रेसेस पहन रहा है, ये हम ज्योग्राफी के थ्रू ही जान पाते हैं। तो ज्योग्राफी जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि इसी के थ्रू हम जान पाते हैं कि इंडिया कितना डाइवर्स है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तरीके से बता देती हूँ। मान लीजिए कि जम्मू एंड कश्मीर, तो हम सब जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर एक बहुत कोल्ड प्लेस है, क्योंकि ये जो कंट्री है, सॉरी ये जो स्टेट है, ये ठंडे इलाके में पड़ता है, जिसके वजह से वहाँ के लोग जो है वो मैक्सिमम फेयर स्किन्ड होते हैं, यानी कि मैक्सिमम वो लोग गोरे होते हैं। और क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ठंडा होता है, जिस वजह से वहाँ के लोग ज़्यादातर वार्म कपड़े पहनते हैं, यानी कि वुलन क्लोथ्स ज़्यादातर पहनते हैं। सेम उसी के ऑपोजिट हम अब अगर साउदर्न इंडिया का एक्सपीरियंस कर ले, तो हम वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ का क्लाइमेट जो होता है वो हॉट एंड ह्यूमिड होता है, और इस वजह से ज़्यादातर वहाँ के लोग डार्क स्किन्ड होते हैं, यानी कि थोड़े काले होते हैं, और थोड़े मीडियम हाइट के होते हैं वहाँ के लोग। इसके साथ साथ वहाँ के लोग जो है वो बिल्कुल जम्मू कश्मीर के ऑपोजिट लुंगी पहनते हैं। और क्योंकि हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में सब वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, लेकिन उसके ऑपोजिट साउदर्न इंडिया में जो है लोग लुंगी पहनते हैं, क्योंकि ये गर्मी, क्योंकि जो वहाँ पे जो गर्मी और वहाँ पे जो ह्यूमिडिटी है, उससे इनको राहत मिलता है कॉटन क्लोथ्स, लुंगी और थोड़ा हल्का फुल्का ड्रेसेस पहन के। वहाँ के लोग जो है वो कोकोनट का यूज़ ज़्यादातर करते हैं अपने डिशेस में। इसके साथ साथ अगर हम वेस्ट बंगाल को देख ले, तो वेस्ट बंगाल जो है वो भी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में आता है, और वहाँ के लोग जो है बिल्कुल इसी वजह से हल्के ब्राउन स्किन्ड होते हैं या फिर डार्क स्किन्ड होते हैं, और जिसके वजह, और इसके साथ साथ वहाँ के लोग खाने में राइस एंड फिश का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमने देख लिया कि किस तरीके से हमारे ही इंडिया में 3 अलग स्टेट में किस तरीके से लोग अलग अलग तरीके से खाते पीते हैं, अलग अलग तरीके से कपड़े पहनते हैं, और अलग अलग तरीके का वेदर एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये हमने जान लिया जोग्राफिकल फैक्टर। अब हम जानेंगे कि किस तरीके से हिस्ट्री जो है वो इन्फ्लुएंस करता है डाइवर्सिटी को। तो चलिए आइए हम समझते हैं। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, हिस्ट्री जो है वो भी हमारे डाइवर्सिटी को काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि बहुत सारे फूड आइटम्स जो है जो हम कंज्यूम करते हैं, जो कि हम खाते हैं, वो अलग अलग कंट्रीज़ से हमें आता है, मिलता है। जैसे कि मान लीजिए अभी हम नूडल्स जो खा रहे हैं इंडिया में, वो हमारा कितना फेवरेट है, लेकिन शायद ही हमें ये पता है कि नूडल्स या फिर वर्मिसेली, जिसको हम सेवई भी बोलते हैं, वो मेनली चाइना की ओरिजिन है। इसके साथ साथ पोटैटो, टमाटो, रेड चिली, ये सब भी बहुत सारी यहाँ पे वेजिटेबल्स है, फूड इंग्रेडिएंट्स है, जो कि हमें अदर कंट्रीज से मिलता है। तो होप आप लोग समझ पा रहे हो। इसके साथ साथ मैं आपको और एक एग्जांपल भी बता दे रही हूँ। जैसे कि एंशिएंट टाइम्स में, क्योंकि यहाँ हिस्ट्री की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली हम पुराने ज़माने की बात ज़रूर करेंगे। तो क्योंकि एंशिएंट टाइम में जो लोग होते थे वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रेवल करते थे ट्रेड के लिए, ट्रेड यानी व्यवसाय के लिए। वो लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करते थे ट्रेड के लिए, व्यवसाय के लिए ट्रेड करते थे, जिसके वजह से लोग जो है
एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते थे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते थे, और फिर वहाँ के लोगों का जो खाना पीना होता था वो जिस भी जगह ट्रेवल करते थे वो वहाँ पे आके उसको मिक्सअप करते थे। तो लोग जान गए कि हाँ, ये जो बाहर से आ रहे हैं वो भी कुछ अलग खा पी रहे हैं, हम भी उसको यूज़ करें। इस तरीके से हिस्ट्री ने डाइवर्सिटी को इन्वेंट किया। इसके साथ साथ जो अलग अलग फूड, कल्चर, क्लोथ्स, रिलीजन जो भी बाहर से ट्रैवल करके यहाँ आते थे, उसके वजह से इंडिया में अलग अलग तरीके के खाना पीना, कल्चर, रिलीजन को भी आप देख सकते हैं। द लोकल पीपल मेड दोज थिंग अ पार्ट ऑफ देयर डेली लाइफ। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि बाहर के लोग आते थे और फिर अपना फूड, अपना कल्चर लोगों के साथ शेयर करते थे, तो जो लोग लोकल पीपल होते थे, जो उस जगह के रहने वाले होते थे, वो ये सब चीज़ अपनी लाइफ में भी सीखते थे। और इसके बाद क्या हुआ, उन लोगों ने भी उस चीज़ों को अपनाना शुरू किया, उनके तरह ड्रेस करना शुरू किया, उनके रिलीजन्स को फॉलो करना शुरू किया, और इसी तरीके से डाइवर्सिटी इंडिया में आया। अब हम इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे। हम दो प्लेसेस का एग्जाम्पल लेंगे। पहला हम एग्जाम्पल लेंगे लद्दाख का, और दूसरा हम एग्जाम्पल लेंगे केरला का। तो चलिए हम लद्दाख के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर। हम सब जानते हैं लद्दाख जो है वो कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में है, और क्योंकि लद्दाख जो है वो स्नो से कवर है, इसीलिए वहाँ की जो एग्रीकल्चर है वो बहुत कम है। वहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो स्नो कवर्ड एरिया है। वहाँ के लोग बेसिकली हर्डर्स होते हैं, चरवाहे होते हैं, जो कि शिप हो, गोट हो या फिर यक हो, इन सब को चरवाते हैं। इसके साथ साथ वहाँ के जो फूड है वो मेनली मीट एंड मिल्क होता है। दूध और मीट का सेवन ज़्यादा करते हैं लद्दाख के लोग। इसके साथ साथ वो लोग शिप के, एनिमल्स के हेयर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, वुल का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोल्ड एरिया होने के कारण वहाँ के लोग वुलन क्लोथ्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और इसी के साथ साथ हम सब जानते हैं पाशमीना शॉल के बारे में, जो कि कश्मीर का बहुत ही फेमस वुलन क्लोथ्स में से आता है, जो कि वहाँ के कश्मीर के मैक्सिमम ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं। जो हम हमेशा देखते हैं कि बाहर से, कश्मीर से काफ़ी लोग यहाँ आके उसे बेचते हैं हाट लगा के, काफ़ी सारे मेला में भी हम देख सकते हैं। तो ये उनका व्यवसाय है, ये उनका ट्रेड है। तो ये आप लद्दाख के बारे में जान रहे हैं। इसके साथ साथ लद्दाख के और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में मैं आपको बताती हूँ। लद्दाख वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट सिंस एंशिएंट टाइम। तो लद्दाख जो है वो पहले ये एक ट्रेड रूट हुआ करता था, यानी कि काफ़ी सारे ट्रैवलर्स बाहर के वो यहाँ लद्दाख आते थे, और उस दौरान वो जब यहाँ आते थे तो वो अपने साथ काफ़ी सारे चीज़ें लेके आते थे, काफ़ी अलग अलग पहनावा लेके आते थे, काफ़ी अलग अलग फूड लेके आते थे, और फिर लद्दाख के लोकल लोगों के साथ इंटरेक्ट करते थे, बातचीत करते थे, जिस वजह से लद्दाख के लोगों ने भी उस चीज़ों को सीखा, और इसी तरीके से वहाँ पे इस्लाम का इंट्रोडक्शन हुआ। काफ़ी साल पहले मतलब अरब देशों से, अलग कंट्री से लोग आते थे और वो यहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते थे, उनको अपनी चीज़ों को बताते थे, उनको अपनी चीज़ों को समझाते थे, जिस वजह से उन्होंने भी, हमारे जो लद्दाख के लोकल लोग हैं, उन्होंने भी इस चीज़ों को अपनाना शुरू किया, और इस तरीके से वहाँ पे इस्लाम का इंट्रोडक्शन हुआ। आज भी जो मुस्लिम की जो पॉपुलेशन है वो उस लद्दाख में आपको मैक्सिमम साइज़ में मिल जाएगी। तो इसके साथ साथ लद्दाख में आपको बुद्धिज़्म भी बहुत अच्छे मात्रा में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बुद्धिस्ट लोगों की भी काफ़ी क्वांटिटी है। तो आई होप आपको लद्दाख के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं केरला के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं, केरला इज़ ऑन द साउदर्न टिप ऑफ इंडिया। तो केरला जो है वो भारत के साउदर्न पार्ट में है। केरला हैज़ बिन एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड सिंस एंशिएंट टाइम। तो केरला भी लद्दाख की ही तरह एक ट्रेड रूट हुआ करता था, बिल्कुल एंशिएंट टाइम में। तो यहाँ पे भी लोग आते थे, ट्रेड करते थे, व्यवसाय करते थे, और वो लोग मैक्सिमम स्पाइसेस के लिए आते थे, यानी मसालों के लिए ट्रैवल करते थे यहाँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से लद्दाख में बाहर के लोग आए और उन्होंने इस्लाम का इंट्रोडक्शन किया, बिल्कुल इसी तरीके से केरला में भी बाहर के ट्रैवलर्स आए, उन्होंने भी क्रिश्चियनिटी का यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया, और 2000 साल पहले यहाँ पे क्रिश्चियनिटी का इंट्रोडक्शन हुआ। सिमिलरली इस्लाम भी बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे इंट्रोडक्शन इस्लाम का भी हुआ अरब लोगों के आने के बाद। वास्को द गामा वाज अ पोर्टुगीज ट्रैवल वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर द सी रूट बिटवीन यूरोप एंड इंडिया। तो जैसा हम जानते हैं, वास्को द गामा ने इंडिया और यूरोप के सी रूट को डिस्कवर किया था। उन्होंने सबसे पहला अपना शिप जो है वो केरला में ही लैंड किया था, और इसी तरीके से केरला में यूरोपियन कल्चर का निर्माण हुआ।
जो कि हम जानते हैं क्रिश्चियनिटी का निर्माण हुआ। पीपल ऑफ केरला फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स। अब केरला में लोग जो है वो अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, जिसमें जुडाइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, हिंदुज़म है एंड बुद्धिज़्म भी है। इसके साथ साथ केरला के जो लोग हैं वो ज़्यादातर फ़िश का भी वो व्यवसाय करते हैं, क्योंकि कोस्टल रीजन होने के वजह से वहाँ पे लोग फिशिंग ज़्यादातर करते हैं। द चाइनीज़ फिश नेट्स दिस आर कॉल्ड चीना वाला, अ यूटेंसिल यूज फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड चीना चट्टी। तो जो भी यूटेंसिल्स या जो भी नेट का इस्तेमाल जो वो करते हैं वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो चाइनीज़ यूटेंसिल्स है, जिसको वहाँ पे लोकली चीना वाला और चीना चट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी से हम ये भी समझ पाते हैं कि किस तरीके से चाइना के ट्रेडर्स का भी कनेक्शन है केरला में। चलिए अब हम जानेंगे डाइवर्सिटी इन इंडिया के बारे में, यानी कि भारत किस तरीके से डाइवर्स है। तो इंडिया इज़ अ हाईली डाइवर्स कंट्री। तो अब हम समझ पा रहे हैं कि इंडिया जो है वो कितना डाइवर्स है, कितना विविध है, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग रिलीजन्स के फॉलोअर्स यहाँ हैं, अलग अलग जाति के धर्म के अलग अलग लोग यहाँ रहते हैं, अलग अलग लोग अपना धर्म यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, अलग अलग लोग यहाँ पे अपने कल्चर्स को, अपने कस्टम्स को बिलीव करते हैं, अपने कस्टम्स और कल्चर्स को फॉलो करते हैं, अपने अलग अलग ईटिंग हैबिट्स रखते हैं, अपने अलग अलग ट्रेडिशनल कस्ट्यूम्स को प्रेफर करते हैं, जिस वजह से हम देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो कितना डाइवर्स है और डाइवर्सिटी के मामले में इंडिया जो है वो कितना रिच है। चलिए अब हम देखते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी किस तरीके से होता है, किस तरीके से इतना विविधता होने के बावजूद भी इंडिया जो है वो यूनिटी में है, वो एक भारत है। तो आइए हम समझते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। हम सब जानते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है वो पहला जो ये वर्ड है वो किसने लाया था, वो जवाहरलाल नेहरू जी ने लाया था। उन्होंने इस वर्ड को यूज़ किया था, और ये वर्ड उन्होंने इसलिए यूज़ किया था, उन्होंने इस वर्ड को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट यूज़ किया था। उन्होंने इस वर्ड को एज अ स्लोगन यूज़ किया था, एज अ वेपन, एज अ फाइटिंग वेपन यूज़ किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, कि हमारा भारत भले ही अलग रिलीजन, अलग धर्म के लोगों से हो, भरा हो, लेकिन हम सब मिलकर एक हैं। इसके बाद दे इवन ट्राइड द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बट आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम प्रूव देम रॉन्ग। तो जैसा कि हम सब जानते हैं ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का भी इस्तेमाल किया था कि फूट डालो और शासन करो, हिंदू मुस्लिम में फूट डालो और शासन करो, लेकिन वो ये इसमें पॉसिबल नहीं हो पाए थे, और हमने उनको रॉन्ग प्रूव किया था, और हमने एक साथ मिलकर अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। Most of the India opposed the British rule irrespective of religion or cultural differences. It was because of our unity in diversity that we could be successful in getting rid of the British rule. तो हम सब जानते हैं भले अलगाव होने के बाद भी हिंदू मुस्लिम अलग अलग, बुद्धिस्ट अलग अलग लोग, सिख अलग अलग जाति धर्म के होने के बावजूद भी जब आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ी थी तो सब लोग साथ मिलकर लड़े थे, और यही एक मुख्य कारण था ब्रिटिशर्स को हमारे कंट्री से भगाने में। आज भी इवन टुडे भी वी कंटिन्यू टू इम्बाइट वेरियस कल्चर्स। आज भी हम अलग अलग कल्चर्स को फॉलो करते हैं, हम उनको इन्जॉय करते हैं। पूरे वर्ल्ड में भी हमारा इंडिया जो है वो बहुत फेमस है अपने डाइवर्सिटी के नाम पे, और आज भी हम अलग अलग नए नए चीज़ों को अपनाते हैं, और इसी वजह से हमारा जो कंट्री है वो बहुत वाइब्रेंट कंट्री, हमारा कंट्री जो है वो बहुत अद्भुत कंट्री है इसके डाइवर्सिटी की वजह से। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, दिस लेक्चर इज़ कंप्लीटेड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।